नमस्ते नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर फॉर्मेट में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी ये किताब जो महेश कुमार वर्णवाल आईपीएस द्वारा लिखा गया है, जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की आती है। कोई भी परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो जीएस का सेक्शन है, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी 70 पीटी हो जो सिविल सर्विस का है, चाहे बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, भारत सरकार का, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और मॉडर्न हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, हॉट टॉपिक्स हैं, उनसे ऑनलाइनर फॉर्मेट में इस किताब में दिया हुआ है। तो ये पूरी किताब मैं आपको करवा रहा हूँ। एपिसोड 1 ऑलरेडी लोड है, एपिसोड 2 आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास है, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को, मैंने तो कुछ प्रतियोगिता परीक्षा को यहाँ हाईलाइट किया है, लेकिन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट या वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको मिलता रहे, और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एपिसोड 2, एपिसोड 1 ऑलरेडी लोड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है महेश कुमार वर्णवाल सर का। ठीक है, चलिए। तो पिछला जो एपिसोड 1 आया था, उस एपिसोड 1 में हमने 1 से लेकर के 9 टॉपिक कवर किए थे, और 9 टॉपिक कवर होने के बाद वो वीडियो एंड हो गया था। उसके बाद 10वां टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरे एपिसोड में, और 10वां टॉपिक का नाम है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो चलिए इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट है वो हम देखते हैं। दोस्तों, मेरी बातों पे आप यकीन नहीं करते हैं तो मत कीजिए। आप अपने किसी भी एग्जाम का, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और देखिए कि हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और आप इस वीडियो को देखेंगे तो हिस्ट्री के वो सारे सवाल इसमें आपको मिलेंगे। ऐसे ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, विविध, जो भी है सब कुछ यहाँ पर हम करवा रहे हैं। इस पूरी किताब को हम आपको करवा रहे हैं। तो चलिए पहला लेते हैं कंटेंट या टॉपिक्स। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। आप देखेंगे बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल पूछे गए हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। सभी लोग हमारे भारतीय शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय ने कहा नहीं, यदि हमें ग्लोबलाइजेशन को अपनाना है, यदि हमें मॉडर्न होना है, यदि हमें विश्व के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें अंग्रेजी शिक्षा भी चाहिए। तो इन्होंने, ये अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजों के टाइम अंग्रेजी शिक्षा का सपोर्ट किया था। अगला, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1828। अभी बीपीएससी जो है वो कई बार ये सवाल पूछा है, आप जरूर उसका प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता होगा। ब्रह्म समाज के किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, माने ईश्वर एक ही है। संवाद कुमोदी बांग्ला भाषा में तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में इसके संपादक राजा राम मोहन राय है, और ये कई बार पूछा गया। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। तो देख रहे हैं काफी हॉटेस्ट टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जीएस सेगमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरह से कवर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशवा चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो यहाँ आपने ये भी डिटेल्स देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। तो एक मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, क्योंकि इन्हें पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था कि जाइए अंग्रेजों से बात कीजिए, हमारा पेंशन बढ़वाइए। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में ये, वहीं इनकी मौत हुई थी। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशवा चंद्र सेन। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है,
अगला पॉइंट, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये कई बार पूछा गया एग्जामों में। वेद के पुनरुत्थान का श्रेय, यानी कि वेदों की ओर लौटों की बात इन्होंने ही करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटेंगे हम लोग, इसीलिए इन्होंने एक स्कूल भी बनाया शिक्षा के लिए, DAV, दयानंद एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय। दयानंद सरस्वती तथा सत्यर्थ प्रकाश की पुस्तक किस भाषा में है? दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यर्थ प्रकाश, तो सत्यर्थ प्रकाश एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें उन्होंने वेद पुराण और भारतीय कल्चर संस्कृति के साथ शिक्षा दीक्षा की बात करी है, तो वो हिंदी भाषा में। तो कई बार आपसे यही पूछ लेगा कि सत्यर्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और अगला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को, यानी दयानंद सरस्वती को भारतीय समाज सुधारक का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो स्वराज शब्द को पहली बार यूज किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत यादव देव बंगाली नेता थे, सती प्रथा का समर्थन किया था। जबकि आपने जानते हैं कि हमारे स्वामी जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने सती प्रथा का काफी विरोध किया था और उन्हीं के प्रयास से सती प्रथा खत्म भी हुआ था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पंडुरंग। ये भी BPSC PT में कई बार पूछा गया है। BPSC PT का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पूछा जाता है और अगर ये आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो आप बेस्ट अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे हिस्ट्री के उस सेगमेंट में। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर की गई? कलकत्ता में। देखिए, BPSC TRE 1-2 में ये सवाल था, 1 या 2 में था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां करी गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में कब भाग लिए थे? 1893 में, और ये 68 BPSC में भी पूछा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये सारे सवाल पूछे हैं और ये सारे सवाल पूछने वाले टॉपिक्स के ही है। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गरेट नोबल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद ही हुए। तो हिंदू के प्रणेता के रूप में 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद जी उभरे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो मद्रास के अडेयार में है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्न से सफलता मिली? श्रीमती एनी बेसेंट से मिली। यह भी सवाल पूछा है BPSC में, टीचर भर्ती एग्जाम में। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने वाले में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली और RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयाना स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार नामक पवित्र पत्रिका प्रारंभ की गई थी। तो इस तरह के जो बॉक्स कंटेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और हमें लगता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कुछ गहराई से इसमें दिया हुआ है। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्य शोधक समाज। तो दलित को बेहतर बनाने हेतु, उनके कल्याण हेतु ज्योतिबा फूले साहब ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी, जो कई बार पूछा गया है। चलिए एक छोटा सा अंतिम में इस किताब की एक खासियत है कि सबसे नीचे एक ब्लॉक में एक सवाल ठोक के जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करी। तो आपसे ये पूछिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने और इन्होंने ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? B रामास्वामी नायकर यानी पेरियार साहब द्वारा।
राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कौन किसने करा? तो शिव दयाल साहब ने करा। गुलामा गिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए ये भी सवाल कई बार पूछा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो स्थापना करी है वो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, एक साथ देखिए, एक स्लाइड में दिया हुआ है और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ये इस स्लाइड से 2 सवाल कंफर्म पूछा जाता है हिस्ट्री में। तो आप देखिए क्या क्या दिया है। पहला है आत्मीय सभा, संस्थापक है राम मोहन राय, है ना। स्थापना की 1815 में और स्थल है कोलकाता। हिंदू धर्म के बुराइयों और आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद ब्रह्म समाज, संस्थापक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक है राम मोहन राय। इन्होंने, राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1828 में इन्होंने की कलकत्ता में। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार करना। धर्म सभा राधाकांत देव, धर्म सभा राधाकांत देव, थोड़ा सा जूम आउट फिट आउट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी स्थापना भी कलकत्ता में करी गई 1829 में। तो आपसे यही पूछता है कि किसने करी, कब करी, है ना। तो ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संस्था, संस्थापक और स्थापना कब हुई। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कोलकाता। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 बम्बई। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 कलकत्ता। चलिए आगे बढ़िए। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम आत्माराम पांडुरंग 1867 बम्बई। आर्य समाज, जिसे आर्य समाज कहिए, और थियोसॉफिकल सोसाइटी दयानंद सरस्वती, मैडम HP वाल्सवर्स्की और हेनरी ऑकलॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी 1875 में, एक मुंबई में, एक न्यूयॉर्क में। साधारण ब्राह्मण समाज शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस 1878 कोलकाता। तो उसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रनाडे साहब ने करा, इसकी स्थापना 1887 में बम्बई में। रामकृष्ण मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद 1897 बेलूर में। भारतीय सेवक समाज, है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई। पूना सेवा सदन रमाबाई रनाडे 1909 पूना। सोशल सर्विस लीग NM जोशी 1911 बम्बई। पहले हम एक बार सबको देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन से महत्वपूर्ण है। विमेंस इंडियन 1923 मद्रास, इसकी किसने करी, इसकी अभी तक कुछ पता नहीं चला। रहनुमा माई मजदाश्यानन सभा दादा भाई नौरोजी, फरदून जी और HS बंगाली 1851 बम्बई। तो ये तमाम तरह की संस्थाएं आई जो भारत में धर्म सुधार आंदोलन को काफी महत्वपूर्ण रूप से उठाया। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था, यह भी पूछा जाता है कई बार। चलिए, सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा किया गया? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। तो सिख धर्म सुधार के लिए महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी ने कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी ने करी थी, यह भी BPSC ने पूछा हुआ है। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी? पंडित रमाबाई सरस्वती ने। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कार्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। देखिए ये सब बहुत ही रेयर टॉपिक्स हैं। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। अब देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के विरोध में इन्होंने किया। सर सैयद अहमद खान, कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोध में थे, तो सर सैयद अहमद खान का नाम सबसे पहले लिया जाता है।
चलिए भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन को देख लेते हैं एक बार कि मुस्लिम सुधार आंदोलन के रूप में क्या क्या हुआ और कौन कौन संस्था अस्तित्व में आई। तो आंदोलन का नाम है अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, ये कई बार पूछा है, अलीगढ़ यूपी में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब में। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नैनतावी राशिद अहमद गंगोही, देवबंदपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ही उठा। वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद रायबरेली बरेलवी पटना मुख्य केंद्र था। सर सैयद अहमद खान इनका पूरा नाम था। वहाबी आंदोलन इन्होंने यहाँ पर करा। तो ये था मुस्लिम सुधार आंदोलन। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार कानून और अधिनियम एक बार देख लेते हैं कि जब भारत में समाज सुधार की बात चली तो अंग्रेज ने इस पर क्या कदम उठाए। देखिए एक बात आपको मन में और चल रहा होगा कि समाज सुधार क्यों किया गया। तो देखिए आप अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते थे तब तक जब तक आपके अंदर एकता ना हो। और हमारे देश में क्या था कि आज़ादी तभी मिलेगी ना जब आप एकता में लड़ेंगे। एकता आपके पास है नहीं, आप आज़ादी कैसे लड़ोगे। तो हमारे जो नेता लोग थे या फिर यूं कहिए पढ़े लिखे समझदार लोग, विवेकानंद टाइप के जो बहुत महान विभूति थे, उन्होंने समाज और धर्म के आधार पर समाज को यूनाइट करना शुरू किया ताकि हम समाज को ये समझा पाए कि अंग्रेज हमारा शोषण करते हैं और इसलिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हमारा देश है, हमारी धरती है, तो यहाँ हमारा सिस्टम होना चाहिए, हमारा राज्य होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा निर्मित समाज सुधारक के कानून व अधिनियम, चलिए देखते हैं एक साथ। कानून क्या है? नवजात हत्या कानून, नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सॉर गवर्नर जनरल के समय 1795 में इस पर रोक लगा गया। तो ये कानून में था क्या भैया? तो इस कानून में था कि कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। पहले क्या होता था ना कि लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी, कन्याओं की हत्या पर रोक लगाने का काम इस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। वो अच्छी बात है, अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बनाए जो समाज में कम से कम समानता की स्थिति को व्यक्त करता है। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड बेलेजली के टाइम आया 1804 में। इस कानून द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाया गया। सती प्रथा आप बहुत फेमस है, ये कई बार पूछा है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया 1829 में, सती प्रथा पर बैन लगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय आया 1856 में, ये कई बार पूछा है। तो ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट का मतलब विवाह की आयु कब से कब तक है, तो 12 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के विवाह पर रोक लगाई। ये भी एक अच्छा फैसला था लेंसडाउन का। शारदा एक्ट लाया गया। शारदा एक्ट के तहत पहले क्या होता था कि 12 वर्ष में विवाह हो जाती थी लड़कियां। जब जैसे पहली बार पीरियड्स होता था उस टाइम उसको समझा जाता कि अब ये यंग हो गई, जबकि बायोलॉजिकल ये गलत है। लेकिन शारदा एक्ट लाया लॉर्ड इरविन ने 1929 में। देखिए 1929 में जाके लॉर्ड इरविन साहब ने शारदा एक्ट लाया। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि कहा कि कम से कम जो बालक होगा वो 18 साल का होगा और जो बालिका होगी कम से कम 14 साल की होगी, तभी आप विवाह कर सकते हैं। उसके बाद हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1837 में आया। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद दास प्रथा को रोक लगाया गया लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में, और ये 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा आया था कि दास प्रथा नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। तो ये तमाम तरह के समाज सुधार के रूप में अंग्रेजों का भी कुछ योगदान रहा। देखिए कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जॉर्ज यूले जो थे एकमात्र ब्रिटिश थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इलाहाबाद अधिवेशन 1888, नाम क्या था? जॉर्ज यूले, याद रखिएगा। चलिए टॉपिक नंबर 11, प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं के बारे में बात करते हैं कि प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं क्या थी। तो धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक हमारा खत्म होता है और अगला टॉपिक शुरू होता है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो ये भारत की पहली सोसाइटी थी। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन का स्थापना किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत संघ, देखिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय भी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। तो इंडियन एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, बहुत ज्यादा प्रचलन में था।
25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसने करी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। यह भी बहुत बार पूछा गया। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसने करी? सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ करी गई? लंदन में करी गई। तो ये प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थे जो बहुत पहले से काम कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बाद में आई। तो ये देखिए यहाँ पे एक स्लाइड में इसमें दिया हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन थी। तो देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी है द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है विलियम एडम्स के द्वारा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जॉर्ज थॉमस, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं डबल टिक कराऊँ, मद्रास नेटिव एसोसिएशन गजलू नरसेश चट्टी, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी और एमजी नारायणे द्वारा, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872, ये भी महत्वपूर्ण है, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876, नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1877, मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू एवं बी राघवचारी 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब व फिरोज शाह मेहता 1885। उसके बाद 1885 में आपको पता है कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक देखिए यहाँ पे दिया है वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया था। काफी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी ने पूछा है। जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है वेटिंग फॉर अ वीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 12वां टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पहले हमने देखा पहला टॉपिक 10 नंबर था भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, उसके बाद था महत्वपूर्ण संस्थाएं, और अब वो कौन सी संस्थाएं कांग्रेस के होने से पहले, और अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 के आगे बात करेंगे 1885, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सवाल। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई? ए.ओ. ह्यूम। अब इस टॉपिक का तो नाम ही मत लीजिए, कितनी बार पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुए? 28 दिसंबर 1885 में। यह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी से WC बनर्जी भी कहा जाता है। चलिए नीचे बॉक्स में देखिए कि इन्होंने क्या क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी और इन्फ्लूएंजा फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो ये भी एक पॉइंट है, ट्विस्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्र मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? दादा भाई नौरोजी। ये देखिए बीपीएससी ने पूछा है, 2 बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो जहां तक जितना मुझे स्मरण है उसमें हम कोट भी करेंगे कि कौन सा सवाल कहां पूछा है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो एक बार जरूर पढ़िए। किसी भी एग्जाम का एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, किसी का भी एक प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। हिस्ट्री से जो भी सवाल है इसको, उसके बाद हिस्ट्री का पूरा सवाल पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए, आप पता चलेगा कि आप सारे सवाल इसमें मिलेंगे और जो भी आगे पूछने वाले हैं वो भी मिलेंगे। इसी तरह हर विषय का मिलेगा। तो हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसका मुझे भी एक अच्छा फीडबैक मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कई बार ये सवाल पूछा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य है। क्या प्रमुख तथ्य है? तो प्रथम अध्यक्ष हैं WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष यानी अंग्रेज अध्यक्ष है जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू। तो इस बॉक्स से एक सवाल तो फिक्स है दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ जाते हैं इस बॉक्स से। इसमें से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा आपको। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां, यानी सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थे। यह किसने कहा था कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के सहयोग करना।
लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस जो है अब लड़खड़ाकर मर रही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ये सवाल कई बार पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थे और वो इस किसी भी अधिवेशन में नहीं आए। प्रथम प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। यानी तिलक साहब ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भीख मांग रही है, आज़ादी प्रार्थना कर रही है, राजनीतिक विरोध कर रही है, जबकि हमें आज़ादी छीन लेनी चाहिए। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, इन्हें लगता था कि छीन लेना चाहिए, हमारा देश है, हमारा सिस्टम है। लाल बाल पाल तिरगुट कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, ये तीन लोग थे जो काफी गरम दल के थे। आगे बढ़िए। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, बिल्कुल नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की कुर्सी पर बैठा गया बेलगांव कर्नाटक 1924। तो ये महात्मा गांधी वैसे बनना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने बनना पड़ा क्योंकि आपको पता है असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी जेल में थे और जेल से बीमारी का हवाला देकर इन्हें छोड़ा गया था। तो देश दुनिया को बताने के लिए इन्होंने जानबूझकर बेलगांव के कर्नाटक अधिवेशन में भाग लिया और लोगों को बताया कि मैं अब आ गया हूं और अब यहां से फिर राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, यानी वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों का ही एक सेफ्टी बल्ब है। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चलकर एक पार्टी बना ली जो आज भी कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। कई बार ये पूछा गया है। कांग्रेस किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की समझौता हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। किस बात को लेकर समझौता हुआ? तो आप इसको पढ़ने के लिए तो कॉन्सेप्चुअल क्लास में ज्वाइन करना होगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की बात को माना गया क्योंकि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था और उसके बाद 1909 में जो सांप्रदायिक पंचांग आया था, यानी कि मुस्लिमों को उसके आरक्षित क्षेत्र को दिया गया। एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि चुनाव में मुस्लिम के कुछ ऐसे क्षेत्र दिए गए जहां पे वही खड़ा हो सकता है, वही वोट दे सकता है। इस वजह से मुस्लिम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तनाव आ गया था, लेकिन 1916 में जाकर के ये तनाव कंप्लीट हुआ और लखनऊ अधिवेशन में ये चीजें सॉर्ट आउट हुआ था। लगातार 6 वर्ष के तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो सबसे ज्यादा बार रहे, यानी कि 6 बार रहे। अमूमन 1 साल में ये चेंज हो जाते थे। चलिए, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में 1 बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी INC, उसकी वर्ष में 1 बार दिसंबर के महीने में 1 बार उनका सेशन होता था और उसी में अध्यक्ष पद चुने जाते थे और एक बैठक होती थी। तो उन्होंने कहा कि यदि हम वर्ष में 1 बार ऐसे ही चिल्लाएंगे, टटराएंगे तो क्या ही हमें सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के बारे में देखते हैं। इससे सवाल आ जाते हैं, एक सवाल। तो जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसे हम एक स्लाइड में कवर करते हैं। पहला 1885 बम्बई, WC बनर्जी, प्रमोद चंद्र बनर्जी, है ना।
तो इससे संबंधित क्या घटनाएं हैं, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलिए, महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है अध्यक्ष लोग, है ना, और उसके कुछ बातें, जैसे 1886 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी ये प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। ये कई बार सवाल पूछेगा आपसे कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नौरोजी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने 85 के बाद डायरेक्ट 86 में, एक साल में ही चेंज होता था। फिर 87 में बदरुद्दीन तैयब जी बने, है ना, जो कि प्रथम मुस्लिम बने, है ना, तैयब साहब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में हमने पहले चर्चा की, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए कि पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी जो प्रथम पारसी थे, और तीसरे इलाहाबाद में जॉर्ज यूले बने जो प्रथम अंग्रेज थे। उसके बाद कोलकाता में फिरोज शाह मेहता, 1896 कोलकाता में रहमतुल्ला एम सयानी, फिर 1905 बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, और फिर 1906 में कलकत्ता में ही दादा भाई नौरोजी बने। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सूरत 1907, यही सूरत 1907 क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए 1907 सूरत रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल में बट गया था, ये महत्वपूर्ण बात है। 1911 कोलकाता विशन नारायण धर, इसमें पहली बार जनगण गाया गया था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार यहाँ पर जनगण गाया गया था। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार थे, इसमें नरम दल और गरम दल विलीन हो गया यानी मिला, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा भी दिया। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, ये सबसे अच्छी बात है, और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था यहीं पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद 1920 नागपुर अधिवेशन में ही, है ना, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की बात हुई थी। 1924 बेलगांव, ये महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति बने जो एक बार अध्यक्ष बने। मद्रास एम अंसारी, है ना, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, इसी में मद्रास वाले में ये पूछा जाता है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन का बहिष्कार पारित हुआ। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करी गई यहाँ पर। तो ये देखिए कराची 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने, और मूल अधिकार की प्रस्तावना और गांधी इरविन समझौते की बात इसमें हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई, और इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत में उतारने की बात करी। इसमें फैजपुर जवाहरलाल नेहरू प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ फैजपुर में। उसके बाद 1938 हरिपुर सुभाष चंद्र बोस, और आपको भी पता है सुभाष चंद्र बोस साहब, उसके बाद 1939 में इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जो उस समय उस समय बिहार में ही था, जो अब झारखंड में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने, और यहाँ से 6 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष ही रहे, और 1946 में मेरठ में तब लास्ट में बने आचार्य JB कृपलानी जो आज़ादी के समय अध्यक्ष बने। तो इतने अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से कोई भी सवाल कांग्रेस से पूछे आप आराम से जवाब दे सकते हैं। इस स्लाइड को एक बार और अच्छे से देख लीजिए, यहां पर देखिए, चलिए इस पूरे स्लाइड को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग के सहयोग से हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना इन लोगों ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पहला शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या, आपको भी पता होना चाहिए, अगर आपने थोड़ी बहुत मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई करी हो तो ये देखिए, ये आपके लिए बेस्ट है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में किया गया, कई बार पूछा है। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे P. मित्रा यानी प्रथमानाथ मिश्रा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर, यूपी के कानपुर में हुई। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड को किसको फांसी पर चढ़ा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल को किस पे चढ़ा दिया? फांसी पे चढ़ा दिया, काकोरी हत्याकांड। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भैया ये हमारे फेमस आजादी की लड़ाई लेने वाले सेना भगत सिंह थे।
वर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया? वीडी सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिन नाथ मुखर्जी, ये भी बीपीएससी ने पूछा है, जतिंद्र नाथ मुखर्जी। बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास को। तो भगत सिंह के साथ ये भी बंद थे, तो जेल में भूख हड़ताल करी थी भगत सिंह ने, और जतिन दास भी लाहौर षड्यंत्र केस में अंदर गए और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बीपीएससी ने पूछा है। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ? 1925 में हुआ, है ना। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन और काकोरी में रोक करके लूट लिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 4 लोगों ने। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में करी गई। देखिए, एक था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसी को आगे कर दिया, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी S लगा दिया, सोशलिस्ट बना दिया, जो 1928 में हुआ दिल्ली में। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने करी? विनायक दामोदर सावरकर। लखनऊ समझौता 1916 में का विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि ये गलत है, मुस्लिम लीग को इस तरह, मुस्लिम लीग की बातों को इस तरह नहीं मानना चाहिए था। बाद में सही बात है, ये फैसला गलत ही निकला, क्योंकि वो अपने नहीं हो पाते हैं जिनके दिल में अपनों के लिए दर्द हो। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास। चटगांव शास्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन थे, ये मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे बंगाल में। चटगांव शास्त्रागार यानी कि वेपन्स फैक्ट्री था अंग्रेजों का, उसी को लूट लिया इन्होंने। अशफाक उल्लाह खां को भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अभी देखिए, ये बीपीएससी ने पूछा है कि अशफाक उल्लाह खान जो थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, यानी कि इनसे पहले कोई ऐसा मुस्लिम नहीं था जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी चढ़ गया हो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले व्यक्ति थे क्रांतिकारी खुदीराम बोस। तो ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में, यानी 18 साल के आसपास की से भी कम आयु में इन्होंने ये फांसी पर चढ़ गए खुदीराम बोस। तो देखिए, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर कांड में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? जतिन दास की। आगे बढ़ते हैं, प्रथम प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन के बारे में देखते हैं दोस्त। संगठन स्थापना संस्थापक, तो मित्र मेला 1899, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी 1904, अजीत सिंह व अंबा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति, यानी अनुशीलन समिति याद रखिए 1905, पी मित्रा व पुलिन दास। अभिनव भारत, है ना, 1904, बीडी सावरकर। कई बार ये पूछा जा चुका है। अनुशीलन समिति 1907, वीरेंद्र कुमार घोष और जतिंद्र नाथ बनर्जी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत और मित्र मेला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप समझ के रखिए। आगे बढ़ते, युगांतर, है ना, अंजुमाने मुहिब्बाने वतन 1907, बीके घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र सन्याल 1924 और राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी। नौजवान सभा, यंग इंडिया जिसे कहते हैं, यंग असेंबली 1926, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आजाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नौजवान सभा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिए। अगला टॉपिक है 14 नंबर, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो भारत से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां करी गई? लंदन में करी गई 1905 में। यह भी बीपीएससी ने पूछा है। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया? भिखाजी रुस्तम कामा ने फहराया था, जर्मनी के अष्टुगाटा शहर में। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा गया? भिखाजी रुस्तम कामा को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में बनी थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? उधम सिंह ने मारा था। ये वही जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। तो उधम सिंह ने जाकर के इंग्लैंड इसको मारा। ये देखिए हमारे युवाओं में क्या गट्स था।
श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ करी? तो 1905 में लंदन में करी। कौन सी क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड वर्ष 1909 में संबंधित था? मदन लाल ढींगरा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए से करी गई। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का स्टोरी है। यदि आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये सब बहुत रोमांटिक आपको लगेगा, बहुत मजेदार लगेगा, बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा। चलिए, विदेश में क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से थे? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक 1907 तारकनाथ, गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, हिंद एसोसिएशन 1913 सोहन सिंह भाखना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 राजा महेंद्र प्रताप, आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 रास बिहारी बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अगला जो संगठन है अब है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति, यानी क्रांतिकारी आंदोलन से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित थे, चलिए उसे देखते हैं। पहला है दामोदर चापेकर बंधु, जिन्होंने लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या कर दी, चाप करके मार दिया चापेकर बंधु ने। उसके बाद है बीडी सावरकर, महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना करी थी। उसके बाद इसका नाम 1904 में अभिनव भारत कर दिया, है ना। पुलिन दास ढाका के अनुशीलन समिति के संस्थापक 1905 में। श्यामाजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में बनाई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, यानी बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, उसके न्यायाधीश किंग्स फोर्ट पर बम फेंक दिया, लेकिन वो तो नहीं मरा, लेकिन उसकी पत्नी केनेडी की मौत हो गई, जिस वजह से इनको फांसी पे चढ़ाया गया। रास बिहारी बोस व सचिंद्र सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय हुआ करता था भारत का। तो दिल्ली में 1911 में दिल्ली दरबार 1911-12 में लगा था, तो जिस पे दिल्ली आने पर उन्होंने बम फेंक दिया, लेकिन उसकी भी मृत्यु नहीं हुई। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाखना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करी और कामागाटा मारू कांड 1914 में हुई थी, इस पर संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे 1925 में। सूर्य सेन चटगांव षड्यंत्र केस 1930 में, इन्होंने अंग्रेजों का फैक्ट्री लुटवा दिया। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट वाला 1928 में इसकी स्थापना। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या करी 1928 में। ये सैंडर्स वही था जो साइमन कमीशन आने पर लाला लाजपत राय पर लाठी से चार्ज करवा दिया था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में इन्होंने बनाई थी। राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928, यानी कि भगत सिंह और राजगुरु दोनों मिलकर सैंडर्स को मारे थे। वटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाला यह भी आदमी था। जतीन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई 1929 में, ये भगत सिंह के साथ थे। उधम सिंह लंदन में सर माइकल और डायर की हत्या करी जाकर के। तो ये सब थे हमारे वो वैभवशाली व्यक्ति जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, और आज हम इन्हें उस सूरमे वीर में याद करते हैं। अगला 15वां टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत भी किया गया था। बंगाल विभाजन का मुख्यतः उद्देश्य क्या था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करना। तो अंग्रेज को लगता था कि बंगाल से राष्ट्रवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसको तोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश करी गई, जो कि बाद में सफल नहीं हुआ, फिर बाद में जाके सफल हुआ। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अविंद्रनाथ। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ के तात्कालिक कारण क्या थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना, ये स्वदेशी आंदोलन के कारण थे। 1905 में बंगाल विभाजन जो स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा रहा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। क्या बात है। वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। काफी बढ़िया काम किया इन्होंने।
फिर बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, इसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, यानी ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल में था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हिंदू जनसंख्या वाले बहुल क्षेत्र ये थे पश्चिमी बंगाल, जिसको आप डब्ल्यू भी कहते हैं, वेस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल, EW, ईस्ट बंगाल जो था उसमें पूर्वी बंगाल प्लस असम के कुछ क्षेत्र थे और मुस्लिम जनसंख्या वाले बहुल क्षेत्र थे, ताकि हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके उसकी एकता तोड़ी जाए और अंग्रेज इसका फायदा उठा ले। बांटो और राज करो, फूट डालो और शासन करो, ये इसकी नीति रही है। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन 1905। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ, जिसकी जो अध्यक्षता करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। हिंदू और मुस्लिम सभी गंगा स्नान किए और हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को राखी बांधे और उन्होंने एकता का प्रतीक दिखाया। स्वदेशी बांधवा समिति की स्थापना किसने करी थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो अमार सोनार बांग्ला यानी बंगाल के लिए इन्होंने एक गीत बनाई, जो ईस्ट बंगाल जो बाद में पाकिस्तान में चला गया और फिर बांग्लादेश बन गया। तो आज भी बांग्लादेश का ये जो राष्ट्रगान है वो आप देखेंगे कि वो अमार सोनार बंगला ही है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। यानी बांग्लादेश क्या है? तो पूर्वी बंगाल है ना, इसलिए हमारे पास ईस्ट बंगाल नहीं है, वो तो पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में और वहां से चला गया 1971 में बांग्लादेश बन गया। वर्ष 1905 में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। स्वदेशी आंदोलन की समर्थन 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका समर्थन किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तो इतना ज्यादा विरोध हुआ कि इसे रद्द करना पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या बात है। देखिए बंगाल के लोग बहुत टैलेंटेड हुए। आप देखिए जितने भी, रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, वो भी बंगाल में ही है, उड़ीसा में थे लेकिन बंगाल में ही था ना। तो वहाँ के टैलेंट को आप, यानी स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, काफी गजब के टैलेंट के लोग हुए। और बंगाल से जो आग सुलगी थी वही आग भारत में फैली। आजादी से संबंधित मुस्लिम लीग व मार्ले मिंटो सुधार अगला टॉपिक है 16 नंबर। चलिए उसको हम लोग देखते हैं बारीकी से। क्या मजा आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? लाइक बटन दबाइए, मजा आ रहा है। देखिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए हिस्ट्री का, और फिर इस वीडियो को देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपके सारे सवाल इसमें मिलेंगे और आप जब फिर एग्जाम में अपियर होंगे तो इसी से सवाल बने मिलेंगे। और इसी तरह हर विषय का मैं ला रहा हूँ महेश बनवाल सर की इस किताब को, है ना, काफ़ी मोटी किताब है और उससे मैं सारे सीरीज करा दूंगा। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस, स्टैटिक, जीके, विविध, खेल, हर चीज़। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आलतू फालतू वीडियो का लिंक भेजते हैं और एक अच्छे टीचर की मेहनत की वीडियो को आप नहीं भेजते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और आगे बढ़कर काम कर सके। तो मुस्लिम लीग व मार्ले मिंटो सुधार, इस पर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब मिलकर के करी। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में, जो लाहौर के पास है। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन 1908। यानी मुस्लिम लीग का एक अपना अधिवेशन होता था, तो उसने 1908 में पंजाब के अमृतसर में एक अधिवेशन हुआ जहां पर इन्होंने कहा कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, यानी कि वह जो क्षेत्र चाहिए जहां मुस्लिम ज्यादा है, वहां के नेता भी मुस्लिम हो, वोट भी मुस्लिम डाले। इसे कहते हैं सांप्रदायिक पंचांग या प्रथम पृथक निर्वाचन।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन को देखेंगे तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1906 में ढाका में, दूसरा तो हुआ 1907 में हुआ कराची में, तीसरा जो हुआ वो हुआ 1908 में अमृतसर में। तो ये 2-3 जरूर आप याद रखिए, बाकी ये इनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। तो सोचिए सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये जितने भी सत्येंद्र, नवेंद्र, रविंद्र, ये देवेंद्र, ये सारे के सारे बंगाल के लोग हैं और कितने टैलेंटेड लोग थे। ये आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में ये इन्होंने अपने स्थान बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के 2 गुट के प्रमुख नेता, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी को ही आप नरम दल कह सकते हैं। उदारवाद यानी किसी भी समस्या में नरम रहते, उदार रहते। उग्रवाद गरम दल, पागल कर देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे एकदम। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विरोध शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये 3 और अरविंद घोष। तो कभी कभी सवाल पूछ देता है और बाल गंगाधर तिलक के रूप में लगता है कि वो बहुत ओल्ड होंगे, लेकिन वो बहुत यंग थे और उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो कभी कभी क्या करता है ना, ये दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और एक बाल गंगाधर तिलक चिपका देगा आपको, कहेगा निम्नलिखित में कौन उग्रवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, पीछे हम डिस्कस किए ही, ये आरोप लगाया था इन्होंने ही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, है ना। कहा कि ये भाई साहब आप क्या रायता फैला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित करेगी? अमीर अली की अध्यक्षता में। भारतीय शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले और मिंटो। मार्ले जो था वो भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय था और मिंटो जो था वो सचिव था। इसलिए किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909, यही वो लाया था मार्ले मिंटो, और इसी कारण मुस्लिमों को क्या मिल गया? अलग निर्वाचन क्षेत्र। बहुत दिक्कत होगा, ये गलत हुआ। इंडियन यहीं पे पाकिस्तान बन गया, सीधी सीधी समझिए कि 1909 में जब द्विराष्ट्र सिद्धांत का थ्योरी आ गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र आ गया, तो वो सारे क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे उसको अंग्रेजों ने मुस्लिम को दे दिया। तो वो सारे मुस्लिम वाले क्षेत्र इकट्ठा होते गए और धीरे धीरे वही पाकिस्तान बन गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि संप्रदाय के हिसाब से जो धर्म के जो लीडर्स है मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम लोग ही अपना काम करेंगे, ये इन चीजों को करा गया। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वायसराय मिंटो द्वारा कहा गया था। यानी याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये वायसराय मिंटो ने कहा था उस टाइम भी, और ये वायसराय मिंटो की बात सत्य हुई और आगे चलकर वही पाकिस्तान बना। लोग कहते हैं कि गांधी जी ने पाकिस्तान बनवाया, लेकिन दोस्त ठीक से इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया, जो सांप्रदायिक पंचांग आया, जिसमें अंग्रेजों ने ये डिसाइड कर दिया कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां से मुस्लिम लोग वोट देंगे और मुस्लिम लोग ही उसके नेता बनेंगे, यानी चुनाव में उठेंगे। तो वहीं से पाकिस्तान की बीज चली गई धरती के अंदर और धीरे धीरे बीज पनपते पनपते 1947 में एक देश का रूप लिया जिसे पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि वो सारे मुस्लिम क्षेत्र आज पाकिस्तान में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। यानी उन्होंने कहा कि भाई याचना भीख को क्या मांगेंगे, हमारा देश है, हमारे देश पे अंग्रेज आके राज करें, मारो साले को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। आज जो गणपति बप्पा मोरिया ये जो पूरा चलता है महाराष्ट्र में, ये उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था।
दिल्ली दरबार कब कब लगा, तो 3 बार लगा। 1877 लॉर्ड लिटन, दिल्ली दरबार दूसरा 1903 लॉर्ड कर्जन और 1911 लॉर्ड हार्डिंग। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण रहा और होम रूल लीग जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा। तो चलिए उसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन यानी लखनऊ समझौता किससे संबंधित था, तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से था। देखिए मैंने पहले ही कहा कि मुस्लिम लीग 1909 में जो सांप्रदायिक पंचांग आया, मार्ले मिंटो सुधार ने जो लाया पंचांग अंग्रेजों ने, कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसमें मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, उस पर अड़ा हुआ था मुस्लिम लीग। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो बड़ी संस्था थी जिसमें मुस्लिम का अपना कोई वजूद हो पा नहीं रहा था, तो इसने अड़ गया। तो अब दो धार में बट गया भारत की व्यवस्था। एक 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ तो इसमें यही चीज करा गया कि भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मनाया गया। तो मुस्लिम लीग मानने को तैयार नहीं था, तो उसने मान लिया, किसने, कांग्रेस ने। क्या मान लिया, कहा ठीक है भाई तुम्हारी जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, हम उसमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम मिलो, और मिल के फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। तो यही हुआ था। ये बहुत गलत हुआ उस टाइम, लेकिन क्या उस समय की समस्या को, उस समय की मांग को देखते हुए किया गया था। लेकिन हमें बाद में लगता है कि ये फैसला गलत हो गया, लेकिन जीवन में जिस समय हम फैसला लेते हैं उस समय तो हमें समझ नहीं आती है, उस समय तो समय के हिसाब से फैसला लिया जाता है। अगर मान के चलिए 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग की इस बात को नहीं मानता और मुस्लिम लीग से अलग ही रहता, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कमजोर पड़ जाती। अगर ये फैसला लिया कि हाँ शामिल हो जाओ, तो फिर पाकिस्तान का बीज बोया गया। पाकिस्तान का बीज 1909 में जो बोया, 1916 में उसमें पानी पड़ गया, पानी देकर के उस पौधा को लहला दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता करी थी, अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था, जिसे सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में। देखिए 1907 में होता सूरत अधिवेशन। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ किसी चीज पे थोड़ा थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट देने पे। यदि आपको हिस्ट्री कॉन्सेप्शन पढ़ना है और मेरे से पढ़ना है, इस तरह से कहानी से पढ़ना है, समझना है, तो शायद आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री खास करके एकदम बच्चे से कहानी के रूप में समझा दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। कमेंट में लिखिए यदि आपको ये पढ़ना है तो। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ और इसमें हुआ क्या था, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इतिहास में हर एक चीज कनेक्ट करता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, वहीं से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो गरम लोग जो थे बंगाल के, उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ेंगे। और वहीं कांग्रेस जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो कहती थी नहीं नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, प्यार से बात को मनाते हैं, समझाते हैं, धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं। वहीं से दोनों में फाट हुआ और 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तो गरम दल के जितने नेता थे वो वहां गए और वहां उन्होंने कहा हम कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस से पृथक हो गए, अलग हो गए। वही कहता है कि ये पृथककरण हुआ और फिर 1916 में आके इनको भी मिलाया गया। तो जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गई, वैसे ही गरम दल और नरम दल भी मिली लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इतिहास का। आगे बढ़ते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थे, एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे, आपको पहला पता। तो इन्होंने कहा कि देखिए लड़ने के लिए बल चाहिए और बल के लिए मुस्लिम हिंदू हम सबको मिलना होगा, तो मिलने के लिए सबको साथ आना चाहिए। तो इन्होंने मध्यस्थता कराई। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए। देखिए मैंने पहले ही कहा, तो कांग्रेस ये परिणाम गलत क्यों हुआ, तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। तो ये नहीं करना चाहिए था स्वीकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अगर नहीं करते तो फिर मुस्लिम लीग नाराज होता, फिर भारत की आज़ादी की लड़ाई में वो साथ नहीं देता। तो देखिए हर चीज़ के पीछे प्रोज और कॉन्स रहता है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उस समय के हिसाब से क्या सही क्या गलत था वो वहाँ के सिचुएशन को डिमांड करता है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा, सरोजनी नायडू ने। मैंने कहीं साइकोलॉजी में पढ़ा था कि जीवन के किसी मोड़ पर जब आप दुविधा में होते हैं कि ये चुने या ये चुने, एक्स चुने या वाई चुने, तो उस सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। और यदि आप एक्स के साथ जाते हैं तो
सिर्फ एक्स नहीं आता, उसकी पूरी क्वालिटी डिसक्वालिटी आपके साथ आती। तो जब क्वालिटी उसकी आपके साथ आती है तो आपको अच्छा लगता है, जब डिसक्वालिटी आती है तो आपको बुरा लगता है। और अगर वही डिसक्वालिटी वाई में अगर क्वालिटी थी तो आपको उस समय ये महसूस होगा कि हमने गलत फैसला ले लिया, हमें वाई को चुनना चाहिए था, जबकि ये गलत है। अगर आप वाई को चुनते तो हो सकता है वाई में वो कुछ क्वालिटी थी लेकिन फिर वाई में भी कुछ डिसक्वालिटी होगी, तो फिर जब वाई की डिसक्वालिटी आप समझेंगे तो फिर लगेगा नहीं एक्स ही ठीक था। तो जीवन में कोई परफेक्ट नहीं है, जो मिल गया है वही बेस्ट है। एक कहावत है, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। हमारे दिमाग उस पर ज़्यादा जाता है जो नहीं मिला है, जो मिला है उस पर नहीं जाता है। तो जो है उसी को पकड़ रखिए, वही बेस्ट है। जो है आपका है वही बेस्ट है। बॉल बॉल अपन बॉल, सब कुछ जो अपना है वही बेस्ट है। आपके पास साइकिल है वही आपके लिए हेलीकॉप्टर है, वही बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। बिल्कुल, देखिए मदन मोहन मालवीय ये बहुत ही दूरगामी पंडित व्यक्ति थे। इन्होंने कहा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, समय की मांग है। चलिए होम रूल आंदोलन के बारे में देखते हैं। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। 1916 के प्रारंभ में इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो आयरलैंड में ये आंदोलन चल रहा था कि आयरलैंड से ये आंदोलन इसलिए उठा क्योंकि आयरलैंड में भी व्यवस्थाएं को, अपनी संस्कृति को महत्व देना था। तो ये आंदोलन भारत में भी आया क्योंकि भारत में भी अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को खराब कर रहा था। तो यहाँ भी ये आंदोलन चला आया। और तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल, तो दो होम रूल आगे आके आया। एक तिलक साहब ने चलाया और एक एनी बेसेंट साहब ने चलाई। तो तिलक साहब 1919-16, क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक, मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक, समिति का स्वरूप था अध्यक्ष एनसी केलकर व जोसेफ बेपिटिस्टा। और एनी बेसेंट सितंबर 1916, मद्रास तमिलनाडु, मुख्यालय अडियार, अखिल भारतीय स्वरूप था, सचिव थे इसके जॉर्ज अरेडुल। तो दोनों का उद्देश्य क्या था? इसका था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे लेकर रहेंगे। इसके प्रचार माध्यम था मराठा और केसरी पत्रिका। उसके बाद वही गणपति बप्पा मोरिया महोत्सव चलाया इन्होंने, शिवाजी उत्सव चलाया। उसके बाद इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना और जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो वहाँ की विधि व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें वहीं से हो। और ये प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से आया? आयरलैंड से आया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दोनों ने शुरू किया। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग करी थी? कॉमनवेल्थ। देखिए कॉमनवेल्थ पत्रिका से स्वशासन की मांग करी थी। थेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? तो ऐसा माना जाता है कि एनी बेसेंट जो थी वो तिलक को मना ली और तिलक के साथ उनका संबंध ठीक हो गया, और दोनों ने हाथ मिलाया और फिर होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को एक कर दिया। वर्ष 1918 में दोनों एक हो गए। हो सकता है, वैसे क्यूट थी एनी बेसेंट, तो दिल भी फिसल गया होगा बाबा तिलक का। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसने किया? लाला लाजपत राय ने। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज इस वीडियो का 19वां 10 से शुरू हुआ 19वां टॉपिक, ट्रेड यूनियन व साम्यवादी दल, और ये अंतिम टॉपिक होगा। इसके बाद हिस्ट्री का एक और वीडियो आएगा जिसमें गांधी युग और भारतीय आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और फिर 3 एपिसोड यानी कि एपिसोड 1, 2 और 3 आएगा जिसमें हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल नहीं छूटेगा, इतने सवाल में आप कर लेंगे। तो 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए और जाके एग्जाम दीजिए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कहानी में क्या ट्विस्ट है। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसने करी? एनएम लोखंडे। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATL की स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की ट्रांसक्रिप्शिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं, न कि मालिक होते हैं। वाह क्या बात है, गांधी जी में की बात ही अलग था दोस्त। जब गांधी पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा।
सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस बनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय के सहयोग से ताशकंद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 17 अक्टूबर 1920। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया था? कानपुर, 26 दिसंबर 1925। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी और MN जोशी ने करी थी। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसको बहुत बार ध्यान से देखिए। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वल्लभ पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? मार्च 1919 में। प्रमुख कारखाना अधिनियम एक साथ देख लेते हैं। पहला कारखाना अधिनियम अंग्रेजों ने लाया था 1881 में लॉर्ड रिपन में, ये याद रखिएगा। दूसरा 91 लॉर्ड लेंसडाउन, 1911 लॉर्ड हार्डिंग, 1922 लॉर्ड रीडिंग, 1934 लॉर्ड लिटिंग, 1944 लॉर्ड वेवेल। बस खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया? साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने करी? एमएन राय ने। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसने करी? सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसने करी? एन दत्त मजूमदार ने। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग कौन कौन था? तो देखिए, ब्रिटिश भारत ने गठित किया फ्रेजर आयोग लॉर्ड कर्जन पुलिस सुधार के लिए, हंटर आयोग लॉर्ड चैम्सफोर्ड पंजाब में जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके लिए हंटर आयोग था 1919 में। वटलर आयोग 1927 में आया, लॉर्ड इरविन ने लाया भारतीय रियासतों के संबंध में। लिनलिथो आयोग लॉर्ड इरविन के समय आया भूमि सुधार के लिए। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड लॉर्ड इरविन के समय आया बारदौली में लगान वृद्धि की जांच के लिए। हिटले आयोग लॉर्ड इरविन के समय श्रम व्यवस्था के लिए। सप्रू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन बेरोजगारी के लिए। क्लाइड आयोग 1940 लिनलिथो तेभाग आंदोलन के रूप में। चलिए आगे बढ़िए, और ये समाप्त होता है एपिसोड 2, जिसमें हमने 19 नंबर तक के टॉपिक कवर किया है। और अब एक लास्ट एपिसोड 3 आएगा, जिसमें आधुनिक भारत आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो इसको एक बार जरूर पढ़िए, देखिए, समझिए, और इसके सारे एपिसोड सारे सब्जेक्ट में आ जाएंगे। इसमें आपको कहीं से तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं इस चैनल पर BPSC का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री हर का BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करा दिया है घटना चक्र की किताब का, तो उसे आप इजी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिजिक्स का है, सबका एक एक वीडियो बना है, एक एक वीडियो में सबको खत्म किया गया है। ये बायोलॉजी है, और ये एपिसोड 1 है जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी है। एपिसोड 1 हम पहले भी बना चुके हैं, और एपिसोड 2 अभी आपने देखा ही है। यदि सब कुछ पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप भी हमारी मदद कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे बिना सर्च किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।